नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर अपने इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आखिरकार 10 तारीख आकर चली गई और सबको नतीजे बता गई। योगी आदित्यनाथ 71 साल बाद उत्तर प्रदेश के सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने न केवल पूरा टर्म किया अपना 5 साल का, उसके बाद वो अपनी पार्टी को वापस सत्ता में ले आए। यूं तो कई दिन तक चलता रहेगा, हर एक आंकड़े पर बातचीत होगी, बहस होगी और उस पर तमाम लोग अपने अपने तर्क भी देंगे। पूरा चुनाव मैंने 01 विधानसभा से कवर किया और 403 विधानसभा तक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर आप लोगों के साथ संवाद किया। लेकिन जैसे ही नतीजा आया, उसके बाद चूंकि मैंने बताया कि चैनल में मैं काम करता हूं तो मेरा काम पहला वही प्रायोरिटी है, लेकिन जिस तरह की डिटेल पर मैं बातचीत आप लोगों के साथ करता हूं उसके लिए इतना समय टीवी पर नहीं होता है। इस पूरे चुनाव को पहले दिन से ही मेरा, आप तमाम लोग वीडियो में गए होंगे, मैं पहले दिन से ये कहता रहा कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की जो लहर है जो चल रही है और उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, उन दोनों लहरों के बीच में टकराव है और इसके बाद जो भी रिजल्ट आने हैं वो बताएगी कि लहर कौन सी बड़ी थी। तो ये तो साबित हो चुका कि ये लहर योगी आदित्यनाथ की बड़ी थी। उनके विधायकों के खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, आप माफ कीजिए, कि मैं लगातार अयोध्या जैसी जगह पर यह महसूस कर रहा था कि क्या ये वाकई जब वोट देने पहुंचेंगे तो क्या पार्टी को उसके नीचे रखेंगे जो विधायक से नाराजगी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर जगहों पर चूंकि ये भ्रम भी हमारा गांव में दूर हो जाता है, जब गांव में मैंने अलग अलग हिस्सों में जाकर पूछा, चूंकि शहर में जब जाता था तो ये लगता था कि हां, कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए रथ को रोक देगी। लेकिन जैसे ही गांव में हम घुसते थे तो वहां जब भी पूछते थे महिलाओं से या उनसे कि किसको वोट, तो उनका पहला शब्द होता था फूल को देंगे। यानी वहां कैंडिडेट से चूंकि उनको कोई रिश्ता लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ एक पार्टी जो वहां तक पहुंचती है, वहां कोई विधायक नहीं पहुंचता है, वहां कोई वार्ड मेंबर नहीं पहुंचता है, वहां पहुंचती हैं तो योगी की कानून की धमक या फिर मोदी जी के जो योजनाएं हैं उनकी पहुंच, इन सब ने एक अकाट्य दुर्ग तैयार किया। अलग अलग लोगों ने अलग कहा। पुलिस वाले से लेकर मुझे याद है कि अलग अलग वाक्य आपने सुने होंगे, और चूंकि आप सब कुछ सुन चुके इसलिए आज उन तमाम चीजों पर तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों पर मैं बात करूंगा। एक वीडियो आपको याद होगा, मुझे लगता है कि चूंकि मेरे इन वीडियोस की पहुंच इतनी नहीं है कि लोग ज्यादातर उनको देखें, लेकिन आपको याद होगा जाट राजनीति का मिथक, वो एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं, ये मैंने आपको आंकड़ों से साबित किया था। और उस पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, खासतौर से जो पढ़ा लिखा तबका है हिस्सों में, उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था। दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों के लिए तो ये एकदम बहुत ही विलक्षण सी बात थी, क्योंकि वो तो जाट लैंड लिखते लिखते नहीं थक रहे थे। जबकि अगर इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लें, उन्हीं के बाद एक दूसरे से टकराती है। वो इधर बुलंदशहर की तरफ घुसते ही कहते हैं ये लोध लैंड है, फिर इधर थोड़ा सा इटावा की तरफ आते ही कहते हैं ये यादव लैंड है, और इधर 3-4 जिलों को मिलाकर वो कहने लगते हैं कि ये जाट लैंड है। और इन अलग अलग लैंड में जो पत्रकार बैठे हुए हैं वो सारों को एक ही लैंड में तब्दील कर देते हैं। लेकिन कितना बड़ा ये झूठ और मक्कारी से भरा हुआ प्रपंच है, जिसमें अज्ञानता और शातिरपना या साजिश दोनों छिपी हुई है। ये बाकी तमाम लोगों का जो एक संवैधानिक अधिकार है या जो उनका विचार है, उस सबको दबा देने की एक कोशिश रहती है। ये दबंगई की एक मिसाल है, जिसमें दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार अपना हिस्सा अदा करते रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए वो तमाम पत्रकारों को मैं सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि फला जगह हवाई अड्डे के बनने से विकास नहीं होता, चूंकि जो कोरोना की महामारी से घर लौटा है युवा, उसको नौकरी नहीं है, तो वो क्या है, उसका हवाई अड्डे के विकास से कोई लेना देना नहीं।
इस तरह के एक वाहियात से तर्कों को मैं सुन रहा था, क्योंकि वो लोग, ये तमाम लोग वो हैं जो सड़कों पर उतरते हैं तो सबसे पहले जाति पूछते हैं, लेकिन स्टूडियो में बैठते ही जब उसका भाष्य करते हैं तो वो जाति को गुम कर देते हैं। यानी एक सड़क से वहां तक, अभी तो इनमें से ज्यादातर लोग तो 30 साल पहले ये देखने गए थे कि कौन बूढ़ा आदमी एक खेत में अपनी खुरपी से खेत नुला रहा है, उससे इन्होंने बातचीत की और उस 30 साल पहले की गई बातचीत को आज तक ये आप सब लोगों को बैठकर स्टूडियो में सुनाते हैं। ये तमाम चीजें क्या थी, जब बागपत दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर होता था। मतलब आप मेरी बात से शायद समझे नहीं होंगे। 200 किलोमीटर क्या दूर, कि जितनी दूर आप 200 किलोमीटर एक सड़क पर जा सकते हैं उतनी देर में आप दिल्ली से सटे हुए बागपत में जाते थे। और वो बागपत चौधरी चरण सिंह का अभेद्य दुर्ग था। इसके लिए उनको किसान नेता का तमगा दिया गया। कोई सड़क वहां नहीं बनी, वहां सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे होते थे और जब तक चरण सिंह रहे ऐसा ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आपको वहां के जाट मतदाता बहुत कुछ चिल्लाकर ये समझा सकते हैं। माफ कीजिए, तमाम जाट समुदाय को मेरा कोई उसके बारे में इस तरह का कोई कहने का, अप्रिय शब्द कहने का मतलब नहीं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो लगता है सच बोलने की क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। आप उनसे बात करेंगे तो वो अभी सारे विकास कार्य चौधरी चरण सिंह तक गिनवा देंगे। वहां एक अदद सड़क तक नहीं थी, लेकिन वो गिनवा देंगे कि यहाँ क्या क्या विकास हुआ। क्योंकि उन्होंने, मैं बड़ा हैरान था जब ये सुनता था कि 45 चीनी मिल लगवा दिए अजीत सिंह जी। ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि जिनको मालूम है और जो समझना चाहते हैं कि गन्ना किसानों के साथ क्या सलूक किया गया जब इनकी सरकारों में ये ताकत में रहे, तब क्या क्या हुआ, अगर ये सुनना हो तो आप सरदार वीएम सिंह को सुन सकते हैं। अगर आप देखें तो किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक चढ़कर इनके खिलाफ, चूंकि ये चीनी मिल मालिकों के साथ ज्यादातर के रिश्ते दिखाई देते थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सरदार वीएम सिंह कई बार गन्ना किसानों के हित में फैसले लाए। एक और, आज मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं ड्रैग करता हूं, माफ कीजिए, लेकिन मेरी आदत इसी तरह बोलने की है। जिनको असहमति हो मैं उनको हाथ जोड़ सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। जाट राजनीति का ये मिथक पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया है इस बार के चुनाव में। लेकिन आप देखना शुरू करेंगे कि अभी अखबार वाले और दिल्ली में बैठे हुए इनके खैरख्वाह एक चीज तैयार करेंगे कि जाटों ने वोट दिया है बीजेपी को। ये तमाम वही लोग कहेंगे जिन्होंने अभी 3 दिन पहले तक ये कहा कि जाट इस बार पानी पिला देंगे। लगातार वो पानी पिलाते रहते हैं, हर सरकार के खिलाफ पानी पिलाते रहते हैं, लेकिन पानी पी नहीं पाते हैं बेचारे। इस पूरे झूठ को, दरअसल इस पूरे झूठ को तार तार किया गया। ये बात मैं बार बार कह रहा था कि हिंदू ध्रुवीकरण का जो शब्द और जो झूठ गढ़ा गया है वो सिर्फ इसलिए गढ़ा गया है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण की उस सच्चाई को छिपाया जा सके वामपंथियों द्वारा या इंग्लिश मीडिया द्वारा, जो झूठ को सच बताने में लगे रहते हैं। जाट वोटर्स हमेशा से, मैंने फिर कहा, इस बार भी 2.3 या 78 है। याद रखिएगा, ये बात मैं उस वीडियो में कह चुका। जिसको उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है उसको वापस जाकर देखे। और मेरा तो आपसे ये आग्रह है कि जितने लोग इसको देखें उनको शेयर करें, क्योंकि ये जरूरी है कि आप ये सोच सकें कि जो जाट लैंड लिखते ही आपकी उंगलियां, जो पत्रकार दिल्ली में बैठे रहते हैं उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं कि वो तुरंत लिखे जाट लैंड, और एक झूठ को क्रिएट करें। क्योंकि जब मैं कल टिकैत से बातचीत कर रहा था, राकेश टिकैत से, तो वो जैसे संतई की परिभाषा समझा रहे हो और जो चुनाव लड़के 2-2 बार अपनी जमानतें जब्त करा चुके हों, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसने तो कभी नहीं कहा, वो तो किसी पार्टी की बात नहीं करते। दरअसल एक झूठ लगातार गढ़ते हुए ये लोग, जो दबंगई की सीमा तक जाती है, जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, वो किसान आंदोलन कहां चला गया। फर्स्ट फेज के बाद लगातार सबने कहना शुरू किया कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जबकि मैं बार बार ये कहता रहा। अभी भी मैं आपको उस झूठ का रिकॉर्ड के साथ पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे पत्रकारों को जब मैंने लखनऊ से घर वापसी की तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, और उन तमाम लोगों को सुना जो झूठ के साथ जिंदा थे और झूठ के साथ जिनके वीडियोस 22-22 लाख देखे जा रहे थे।
उन लोगों के अभी भी कमेंट्स पर नीचे जाएंगे तो वो इसको एक डेयरिंग रिपोर्टिंग बता रहे हैं। उन्होंने ईवीएम का खेल कर दिया है। यानी जो लोकतंत्र के ऊपर लोगों का बचा कुचा यकीन है उसको कुचलने में ये वो पत्रकार हैं। अगर आप इनके बारे में जरा सा जान सके, मैं पर्सनल नहीं जाऊंगा, लेकिन इनकी पत्रकारिता में योगदान जूता चाट परंपरा, जातिवाद के एक प्रगाढ़ और या बहुत ही ज्यादा, क्या मैं उनके लिए शब्दों का चयन करूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सुनता हुआ आया हूं। लोग उनको यकीन करते हैं और उनको लगता है जैसे ये, चूंकि लोग उनको यकीन नहीं करते, लोग अपने अंदर के छिपे हुए एक जातिवाद के उसको सहलाते हैं इस बात के लिए कि ताकि उनकी बात कोई और कह दे और उसका फायदा ये लखनऊ में बैठे हुए 4 PM से लेके यहां तक तमाम लोग, माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए कि मैंने उसका नाम लिया, ये तमाम झूठ आपको सीटों पर जाकर लग जाएगा। मांट का अगर आप में से किसी ने देखा होगा, श्याम सुंदर शर्मा 8 बार जीते, 7 बार, और उनको वो जाटों की सीट है, वहां से पंडित जी जीतते रहे और जाटों को हरा के, और जाट उनके खिलाफ वोट करते रहे। इस बार आरएलडी के बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे, मैं चूंकि सभी दलों से मेरे रिश्ते हैं, सब में अच्छे दोस्त हैं, वैचारिक तौर पर मैं बात करता हूं, तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो है समझ नहीं रहे हैं, एक आंधी चल रही है, जबकि हमको पता था कि इनमें से कोई आंधी नहीं है। जाट अपने दम पर सिर्फ एक सीट छपरोली में फैसला कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई सीट नहीं, ये रिकॉर्ड बताते हैं। इस बार उन्होंने 8 सीट जीती है 2.78 के साथ। वो इतनी सीटों पर लड़े थे, उसके बावजूद वो 8 सीटों पर पहुंचे, जबकि मुस्लिम वोटर्स के साथ पूरी तरह जिस भाईचारे को बताते रहे हैं, उस भाईचारा वो कभी 2013 से पहले वोटों में नहीं दिखा। इस बार पूरी ताकत के साथ जाट और मुस्लिम वोट एक साथ पड़ने के बावजूद वो यहां से 8 सीट ले पाए। 58 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार 53 सीट जीती थी और तब उसको हिंदू ध्रुवीकरण कहा गया। इस बार बीजेपी ने 46 सीट जीती, तब उसको क्या कहा जाएगा? अमित शाह की रणनीति, जो अमित शाह जाट जाट गिनते रहे, जिससे बाकी तमाम जातियां थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुई। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये टिकट 18 की बजाय अगर 12 या 14 होते या 12 से भी नीचे होते, क्योंकि संजीव बालियान या तमाम केंद्रीय मंत्री जो जाट नाम पर, चाहे वो संघ के समन्वयक या जो भी लोग वहां थे, वो जितने दावे करते रहे उसमें से कोई वोट खींच कर नहीं लाए, क्योंकि जाट ने आरएलडी को वोट दिया, वो जातिवाद पर वोट पड़ा और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, वो पहले भी था। महज 30% वोट, ये बीजेपी के नेताओं के दावे थे, 30% वोट हासिल करने के लिए अमित शाह 18 टिकट बांटते हैं, पश्चिम के समन्वयक बनते हैं और जाट वोट कर देता आरएलडी को। और इसको फिर अब अखबार वाले लिखना शुरू कर देते हैं कि जाट नहीं बटा, जाट बीजेपी को पड़ गया, जाट ने, क्योंकि ये एक दुष्चक्र है दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों का, अलग अलग हिस्सों को बहुत सारी चीजों का सरलीकरण करना। दरअसल पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर उनके साथ खड़ा था। गैर मुस्लिम और गैर जातियों ने पूरी ताकत के साथ वोट किया बीजेपी को, और यही वजह है कि आप ये जीत देख रहे हैं। 58 में से जिस किसान का नाम लेकर पूरे दिल्ली के मीडिया में गोला लाठी देने से लेके कोको के वोट ले जाने तक की कहानी सुनाई गई, वो सारी की सारी कहानी धाराशायी हो गई। आप सहारनपुर से शुरू करिए, मुस्लिम वोटों के साथ मुस्लिम पूरा टोटल एक तरफा बीजेपी को हराने के लिए, और इसको प्रगतिशील कदम कहने वाले लोग बुरके में ढकी हुई औरतों के साथ, पूरे लंबे उसके साथ, जो जीन्स पहनने पर गांव में लड़कियों की पंचायत करते हैं, जो उनके मोबाइल फोन रखने पे हल्ला मचाते हैं, वो तमाम लोग उनके साथ मिलकर एकाकार होकर वोट करते रहे और बीजेपी को कानून व्यवस्था पर लोगों ने ठोक कर वोट किया। लेकिन अखबार के वो जो गैंग्स हैं, जो पत्रकारों के गैंग्स हैं और जो दिल्ली तक बैठे हुए अंग्रेजी के गैंग्स हैं, वो इसको फिर वापस उसी पुराने ढर्रे पर ला देंगे कि साहब जाट वोट नहीं बटा, उसने बीजेपी को दिया। तो फिर ये वोट किसने दिया इनको? आरएलडी के जो समाजवादी पार्टी के, उनको वोट कहां से मिल गया? दरअसल मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी योगी का जो MY समीकरण है, इस पूरे चुनाव में 2 समीकरण, एक MY था यानी मुस्लिम यादव समीकरण जिसमें जाट जुड़ता है, उधर MY एक अकेला समीकरण था जिसमें मोदी और योगी जुड़ते हैं।
इस MY यानी मोदी योगी का जो जातीय जो संतुलन बताने की बात थी, जिसमें उन्होंने जातियों पर बहुत जोर न देते हुए सबको समावेश करने की कोशिश की, ये मुस्लिम, यादव और जाट गठजोड़ पर काफी भारी पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज से भारी पड़ा। 46 और 53 में आप देख सकते हैं 4 और 3 7 सीटें, सिर्फ महज 7 सीटें। इस सब पर पूरा हल्ला करने वाले तमाम लोग बगले झांक सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो पत्रकार झूठ की रोशनी अब चाशनी शुरू कर देंगे और हो सकता है जो टिकैत का आपने भाषण सुना, वो टिकैत का बदला हुआ रुख था, जो ये बताने की कोशिश कर रहा था नहीं चुनाव में तो कोई भी वोट दे सकता है, कहीं भी वोट दे सकता है, हमने तो कहा नहीं। अरे भाई, तब आप लखीमपुर में क्या कर रहे थे? तब आप उसको वैक्सीन कौन सी बना रहे थे? एक सम धर्मेंद्र मलिक या कुछ इस तरह का उनका प्रवक्ता, जिसको कहने लगे हमने पहला टेस्ट करा है, बंगाल में पहला टेस्ट किया है और अब हम उसको यूपी के चुनाव में देखें। अरे भाई, आप दरअसल जातिवादी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ जातिवादी राजनीति करने वाले लोग, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को सिर्फ आवरण में ढकते हैं। कांग्रेस पार्टी गायब हो गई। कांग्रेस पर हम लोग बात भी मुझे लगता है कि करना थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन कांग्रेस शायद उस पैनोरमा को अगर बना पाती तो वो ज्यादा टक्कर की पार्टी साबित होती बामुकाबले समाजवादी पार्टी और जो जयंत चौधरी का जो राजनीतिक अलायंस है। क्योंकि मैं लगातार इसमें भी आप देखेंगे, मेरा ये मानना था कि इस जाति के राजनीति के आधार पर मुसलमानों को जोड़कर और मुसलमानों की घृणा का, बीजेपी के जो खिलाफ उनकी घृणा है, उसका इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये गठजोड़ 130 सीटों पर जाकर हाफने लगेगा। ये बात मेरे तमाम मित्र जो सुन रहे हैं वो भी होंगे। कुछ चीज़ों पर मैं बात जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे डाटा हैं जिन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कई बार बात हो सकती है। मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसी पर बात करना चाहता हूं, जाट बाहुल्य सीट पर बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपको ब्राह्मण बाहुल्य सीट और थोड़ा ठाकुर बाहुल्य सीट, और इसलिए बताऊंगा कि ये झूठ क्या है पत्रकारों ने। अब आप सोचिए कि अब हम लोग देखते हैं टॉप झूठ सुनिए पत्रकारों का। यूपी में 6 से 7% जाट वोट बैंक है। यूपी में अभी तक आपने 3 और 4% सुना था, जबकि 1.78 1931 की जनसंख्या की जो लास्ट वो है उसमें ये है। लेकिन आप ये सोचिए झूठ कौन लिख रहा है, कहां से लिखते हैं, लेकिन ये झूठ अभी महज पिछले 1 महीने में आप जा सकते हैं, आप एबीपी की वेबसाइट पे जाइए, आप आज तक पे जाइए, आप लल्लन टॉप पे जाइए, किसी पे जाइए, वहां देखेंगे 3 से 4%। यहां इन्होंने 6 से 7% कर दिया है। और जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद 17 के आसपास ले आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी कोई तादाद 6 से 7% नहीं। मैं सिर्फ झूठ को गिनवा रहा हूं, किसी जाति का उस पर नहीं है। यूपी की 120 विधानसभाओं पर, आप फिर सुन लीजिए, 120 विधानसभाओं पर असर है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल्य इलाकों के किसान हैं, उससे माना जा रहा था कि इस वोट बैंक से बीजेपी को, भाजपा को बड़ा झटका देगा। बहरहाल मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी में जो जातीय समीकरण, एक और झूठ, एक और बेवकूफी या एक और साजिश, वह विपक्ष के लाख प्रयासों के बावजूद भी जुड़ नहीं सके। कौन से टूटे थे? जाट और मुस्लिम मतदाता के बीच में दंगा था, जो दंगा हुआ उसके बाद जो 2017 का चुनाव है उसमें CSDS का डाटा कहता है कि 43% महज बीजेपी के पास गया, वो वापस 60% वहीं पहुंच गया था। अब क्या हुआ? कुछ और जुड़ गया। उससे क्या हुआ? उससे भी देखिए, टॉप बाहुल्य, जाट बाहुल्य सीटों के नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा से जाट, यही वो लाइन है जो वापस उसके लिए लिखी जाती है। और ये इसलिए लिखी जा रही है कि अमित शाह लगातार पूरे चुनाव में, चूंकि उनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस बार वो था, इंचार्ज बने हुए थे, वो लगातार जाट जाट कहते रहे, हम वही काम कर रहे हैं आप 600 साल से जो हम कर रहे हैं, इस तरह की बातें। और जयंत चौधरी से लेकर तमाम चीजें आपने सुनी होंगी। और चूंकि वो फेल ना माने जाए, इसीलिए ये अलग दोहरे तरीके से काम कर रहा है। इससे सबको फायदा है, इससे उसको भी फायदा है क्योंकि जो जाट वोट बैंक है, जाट लैंड है, जाट जिससे होंगे खुश उसकी बिछेगी खाट, जिससे होंगे नाराज उसकी उड़ जाएगी खाट, टाइप जो सारी चीजें हैं वो सब बहुत मायने रखेंगी।
अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे आप जल्दी सुनेंगे कि हमने इतना वोट दिया, ये दिया, लेकिन बहुत कम वो जाट वोट मिला है। माफ़ कीजिएगा अगर कोई जाट श्रोता को लग रहा होगा कि मैं एंटी, लेकिन हम चूंकि आज जाट ही उस पर बात कर रहे हैं, कल हम दूसरे पर करेंगे, ब्राह्मणों पे, ठाकुरों पे, सब पे, चूंकि जात की बात हो रही है और जाति पर ही वो किसान बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये पूरी लगातार कोशिश किसान के नाम पर सिर्फ जाट को स्टेब्लिश करने की थी। और इससे ज़्यादा क्योंकि साफ दिख रहा था कौन लोग हैं। फतेहपुर सीकरी की सीट इन्होंने लिखा 1,10,000 जाट है। मैं इस पर है, इन डाटा से मैं कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको अखबार वालों की बात कर रहा हूं। जाट आबादी 1,10,000 है, पार्टी बीजेपी जीत गई है। खैर वही सीट है जिसको सबसे बड़ी जाट बाहुल्य सीट कहा जाता है। हालांकि सिर्फ 4 सीट ऐसी हैं जिन पर जाट 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी भाइयों की बात सुन लेनी चाहिए। खैर में 1,80,000 इन्होंने बताया, वहां बीजेपी जीत गई है। मथुरा में 1,10,000 है, वहां बीजेपी जीत गई है। छाता में 1 लाख है, वहां बीजेपी जीत गई है। मांट में 1 लाख है, वहां बीजेपी जीत गई है। और आरएलडी का संजय लाटर तीसरे नंबर पर है, चौथे पर, जिसके लिए जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो तमाम गांव वाले, मतलब वही मैं जाट गांव बाहुल्य में गया तो वो तमाम लोग ये हम लोगों को भी ये कहने की कि आप ये सवाल कैसे कर रहे हैं कि कोई मुकाबले में है, कोई मुकाबले में नहीं है। बलदेव 97,000 बीजेपी जीत गई है। इगलास 92,000 बीजेपी जीत गई है। सादाबाद में चूंकि रामवीर उपाध्याय को लेकर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि सादाबाद अलग चीज़ है, 90,000 सीट थी, 90,000 वोट बताया, यहाँ रालोद जीती है। बड़ौत में 80,000 है, बीजेपी जीत गई है। बुढ़ाना 75,000 ये बता रहे हैं, वहाँ रालोद जीता है। बुढ़ाना में ही वो गांव आता है सिसोली, और महज 28,000 से बीजेपी जीती है, जबकि तमाम चीजें। अब आप ये सोचिए, इसमें से 1 और 2 सीट रालोद ले पाई है, जिन 10 जाट बाहुल्य सीटों को जाट ने वोट किया होगा। जाट ने इन तमाम सीटों पर आरएलडी को वोट दिया, मुसलमान उसके साथ पड़ा, और इसके बाद वो सिर्फ 2 सीट निकाल पाए। दरअसल ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोई जाट वोट बैंक इस तरह का नहीं है जो जिता सके, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने छपरोली नहीं दिया है, क्योंकि छपरोली अकेली 1 सीट है, मतलब ये वो सीट नहीं दी जिस पर ये 1967 से जीतते हैं, लेकिन इन्होंने वो सीट दी है जिस पर अब इसको लेकर हम लोग बात करते हैं चुनावी बाहुल्य 10 सीटों पर। चूंकि ये क्लैरिटी के साथ है कि मुसलमान इस बार एक तरफा वोट कर रहा था, हर बार करता है, लेकिन इस बार एक तरफा। हर बार क्या होता था कि जो हम लोग चुनाव से पहले भी बात कर रहे थे लगातार, कि इस बार बंगाल पैटर्न को यहां आजमाया गया। ममता बनर्जी की जो जीत हासिल हुई उसको यहां दोहराने की कोशिश की गई। जो वहां जो समीकरण था वहां, लेकिन जातिगत समीकरण नहीं था इस तरह से, वहां जातियों का इस तरह बंटवारा नहीं था, लेकिन यहां जातियों के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें, मुस्लिमों की 10 सीटों को जो अखबार ने दिया है मैं उसी के हिसाब से बता देता हूँ। संभल में 2.5 लाख मुस्लिम हैं, ये लगभग में इन्होंने पहले लिख दिया, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास इस तरह का कोई डाटा प्रॉपर नहीं। सपा जीती है। कुंदरकी में 2.25 लाख है, 2,20,000 लिखा, सपा जीती है। मुरादाबाद देहात में 2.5 लाख है, सपा जीती है। मुरादाबाद शहर में 2 लाख है, सपा जीती है। स्वार में 1,82,000, ये आपको याद होगा, ये उसका बेटा लड़ रहा है आजम का, अब्दुल्ला आजम, वो जीती है, वो काफ़ी अच्छे वोट से जीता है, 66,000 से जीता। ये 1,82,000 है, यहाँ वो जीती है। मटेरा में 1,80,000 है, वहाँ सपा जीती है। अमरोहा में 1,78 है, वहाँ सपा जीती है, हम लोग पहले ही बता चुके थे, महबूब अली खान। और दोलाना में इस बार बीजेपी जीत गई है, हालांकि वहाँ 1,75,000 है, असलम अली को हराया है धर्मेश तोमर ने। चमरोहा में 170 है, वहाँ जीती है। और सहारनपुर नगर, ये इस बार संजय गर्ग को हराकर गुम्बर जीत गए हैं, संजय गुम्बर। तो ये भी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चूंकि जो माफ़ कीजिएगा, मैं यादव या तमाम चीज़ों पर हम लोग कल बात करेंगे, ठाकुरों पर, पंडितों पर, लेकिन मैं अच्छा, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर आप पुराने आंकड़े देखेंगे तो ये 8 से 9% है, लेकिन ये इनकी संख्या रोज कम कर दी जा रही है। ये अलग किस्म की राजनीति है। खैर मैं भी इस बात से ये ना कह दिया जाए कि मैं उनकी संख्या बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ डाटा के आधार पर कह रहा हूँ, और वो सब आप जाके चेक कर सकते हैं। इन्हीं जनाब के तमाम अखबारों के प्रकाशनों में
पुराने में जाकर आप ये जनसंख्या कैसे तय होती है, ये बैठ के दो लोग वहाँ डेस्क पे तय कर लेते हैं कि अच्छा उनको 10,000 लिखा जा सकता है, उनको 50,000, इससे ज़्यादा कोई कारण उनके पास मौजूद नहीं होता। सहारनपुर, वहाँ जाट नहीं है, वहाँ मुस्लिम वोटों से जीते हैं, तमाम से हैं। देवबंद वो सीट थी जो मुझे लग रहा था कि हार रही थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि कार्तिकेय को राजपूत वोट बांट नहीं पाए और वो देवबंद जीत गए। लेकिन दो बड़े नाम जिनको बहुत बड़ा नेता माना जाता था, संगीत सोम और सुरेश राणा, वो दोनों चुनाव हार गए। वो दोनों में मुझे लगता है कि हम लोग थाना भवन की सीट पर जाट का थोड़ा इम्पैक्ट मानेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट की वजह से अशरफ से वो हार गया। इसके बाद आप संगीत सोम है, वहाँ मुस्लिम वोट पड़ा, लेकिन जाट वोट जितना था थोड़ा बहुत वो एक तरफा उनको मिला, लेकिन गुर्जरों की वजह से हारे। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से जो जातीय मिथक बनाया जा रहा था और जाट जो है कि वो जाट खाट रोक देंगे, वो अब हो सकता है आप ये सुने कि जाटों ने वोट दिया, जबकि ये साफ तौर पर तय है कि अपनी पूरी ताकत के साथ लगाकर भी वो इसको रोक नहीं पाए और मोदी योगी ने जातीय समीकरणों को उधेड़ दिया यहाँ पूरी तरह से। खैर इस पर कोई किसी की भी राय हो सकती है, लेकिन मेरा आपको अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चूँकि मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए बहुत मुतमईन था और अपने उस पर मैंने कहा था कि बीजेपी 225 से शुरू करेगी। बहुत ऑर्थोडॉक्स रिएक्शंस था मेरा, क्योंकि मैं ये मानता था कि बसपा का जो वोट है वो लगभग कम होगा, मुझे लग रहा था 15-16 तक, लेकिन नीचे आ गया 12 तक और बीजेपी ये ऊपर उठ गई है। हालांकि बसपा उसको समाजवादी पार्टी को, लेकिन मेरी नज़र में ये मैक्सिमम है। अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो अगली बार भी लड़ेंगे तो वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे नीचे आएंगे। तो कानून व्यवस्था इस पूरे मुद्दे में बड़ी रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राशन की स्कीम से ज़्यादा कानून व्यवस्था ने काम किया और जो लोग शिमला बना देंगे और भी कुछ चीज़ें वो बता रहे थे तमाम लोग, और जिस तरह से झूठ को समझने की कोशिश की वो आपने देखा इन तमाम सीटों पर। चूँकि मुजफ्फरनगर में ज़रूर 4 सीटों पर सपा जीती है और 3 की 3 शामली की, यानी सिर्फ ये 2 सीटें, और इसमें भी शहर सीट बीजेपी जीत गई। जो खतौली है वो बीजेपी जीत गई। पहले खतौली में ये आता था सारा, जहाँ से टिकैत भी चुनाव लड़ा था राकेश, और 9,000 वोट लेकर काफ़ी ताकतवर नेता के तौर पर उभरा था। इसके अलावा हम लोग चरथावल में देखते हैं जहाँ हरिंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक ने जीत हासिल की और महज लगभग 5,000 वोटों से। हालांकि ये तमाम सीटें वो थी, अगर यहाँ अमित शाह शायद दूसरी जातियों को ज़्यादा मोटिवेट करते तो ज़्यादा बेहतर था, जीत हासिल करते। इन तमाम चीज़ों का एक फिर वापस आ गया, लेकिन आपने अखबार को पढ़ लिया और आप आँखों के अंधे, जो सावन के अंधे होते हैं, उनको हरा ही हरा दिखता है। ये आपको साफ दिखा कि किस तरह से कोई वोट बैंक नहीं है, कोई वो नहीं है। छपरोली अकेली सीट जीती, बड़ौथ में भी, यानी बागपत जिला जो जिसको जाट राजनीति का राजधानी लिखा जाता है, वहाँ 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी जीती है। मैं आपको मथुरा बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें। आप खैर, इगलास, ये सिवाल खास में ज़रूर मेरठ में बीजेपी जीती है, वो आरएलडी जीती है, लेकिन उसका कारण जाट से ज़्यादा मुसलमान जनसंख्या है। आप चाहे वो जीती हुई 4 सीटें देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक झूठों से, जो झूठ गिने जाते हैं उनसे उनको बचना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली में अभी आप ये और सुनेंगे, और चूंकि अब जो नया गेम शुरू होने वाला है वो गुजरात का है, और मैं फिर थोड़ा सा विनम्रता के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि गुजरात के चुनाव में मैं 2017 में भी था, 2012 में भी था, और मैंने इसको शुरू किया था अहमदाबाद से भरूच तक, अलग अलग चीज़ों पर। तो उस पर भी मैं जानता हूँ कि कल से जो गैंग्स होंगे वो आगे की तरफ बढ़ चलेंगे, क्योंकि उनको यकीन है और उनके किसी वीडियो को देखने में कमी नहीं आएगी। जैसे मैंने मेरे को करेक्ट करने की कोशिश की थी बंगाल चुनाव के बाद, आप लोग बहुत लिखते रहे कि मेरे उस पर अभी उसका असर है, और बहुत सारे लोग मुझसे सीधा सुनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप सीधा बताइए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे अफवाहों में और उन सब में बहुत रुचि नहीं होती है।
मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं यहाँ उल्टा सीधा कुछ भी कहूँ और आप उस पर आ जाएं, जैसे आप लाखों की तादाद पर पहुँचते हैं कि साहब वो लोग ये इस तरह बोल रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को विद फैक्ट उस चीज़ की तरफ बढ़ें जो जर्नलिज्म का बेसिक आधार है, कि आप सच पर रहें और अगर आपका कोई इंक्लिनेशन भी है तो उसकी क्लैरिटी आपको हो। मुझे लगता है कि राम मंदिर जो है एक बड़ा, मेरी नज़र में तो बड़ा है, और उसका बनना भी बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इस सरकार के आने से शायद उस काम को गति मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। एक और बात, ये अपलोड होने में बहुत देर लेता है, मुझे पता नहीं है। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने उस दिन किया था जिस दिन अखिलेश आए थे और उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ी चेतावनी देने की कोशिश की थी। हालांकि उस वीडियो में मैंने सब बताया था कि अगर 225 के करीब सीट आई तो ये कई जगहों पर झगड़े करेंगे, कई जगह अंदर घुस जाएंगे और मारपीट करेंगे। लेकिन ये अगर सीटें 250 पहुंच गई तो कोई कान नहीं फरकाएगा। 275 पर यह भी पता नहीं चलेगा कि वो दूरबीन से देख रहा आदमी कहाँ गायब हो गया, दूरबीन हवा में रह गई। क्योंकि जिस तरह की गुंडई के खिलाफ बहुत सारे लोग डर कर इकट्ठा हुए, वही बीजेपी की जीत का आधार है, वही उसमें है। तो वो वीडियो अभी डाउनलोड नहीं हुआ, अगर हो इसमें भी दिक्कत आई तो मैं कह नहीं सकता हूँ। आप लोगों से बस अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार मिलता रहे। और इस बार यूट्यूब के बहुत सारे दर्शक मुझे आजमगढ़ और लखनऊ और अलग अलग शहर, यहाँ तक कि सराय मीर में भी मुझे कई लोग मिले जिन्होंने यूट्यूब पर देखा था। तो मेरा उन सभी लोगों को शुक्रिया जिन्होंने मुझे देखा था, उनके स्नेह के लिए उनको धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।